नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागरिकों से ईंधन की बचत करने और सोने की खरीदारी से बचने की अपील पर रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में बनी युद्ध जैसी स्थिति का असर अब पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं रह सका। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ऐसे हालात में प्रधानमंत्री द्वारा दी गई सलाह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आर्थिक दबाव से बचने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि देश बाहर जाने वाले धन को कम किया जाए और नागरिक अपने स्तर पर ईंधन और अनावश्यक खर्च में बचत करें, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। देखिए, पश्चिम एशिया में जो वार की स्थिति बनी हुई है, इसका असर संपूर्ण विश्व को हो रहा है, तो उससे हमारा देश भी अछूता नहीं रहेगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा सलाह पूरे देशवासियों को दिया है। इससे बुद्धिमानी बचने का वही है कि हम सब लोग विदेशी विदेश हमारे देश का पैसा कम से कम जाए। इसके लिए एक तो जो डीजल पेट्रोल उसका भी खपत हम लोग सोच समझ कर करें, कम से कम करें, और सोना वगैरह खरीदेंगे तो यहाँ का पैसा विदेश जाएगा, तो हम लोग को सावधानी तो बरतना ही पड़ेगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायपुर में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि जिस राजनीतिक स्थिति की बात की जा रही है उसमें पहले से कई विरोधाभास रहे हैं और वास्तविकता को काफी देर से समझा गया। भूपेश बघेल ने आगे कहा कि समय समय पर जो राजनीतिक संबंध और बयान सामने आते रहे हैं वो अब बदलते हालात में अलग रूप ले रहे हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि पहले जो बातें कही गई थी और जो राजनीतिक समीकरण बताए गए थे आज उन्हीं पर सवाल उठ रहे हैं और वर्तमान परिस्थितियों में उन्हें नई नजर से देखा जा रहा है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। बहुत जल्दी समझ आया, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तो वहां था ही नहीं। बंगाल में कलकत्ता ले जाने काम तो आपने कहा, आप ही ने कहा था ये हमारे बिल्कुल नैसर्गिक मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी के। और आज जब सब कुछ हाथ से चला गया तब आप जाग रही हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उषा बारले ने प्रधानमंत्री की हालिया अपील का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि घर से काम करने की आदत, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, खाद्य तेल का सीमित उपयोग और प्राकृतिक खेती जैसी लाभकारी पहले से देश के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकती हैं। उषा बारले के अनुसार इन उपायों से न केवल ऊर्जा की बचत होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन आदतों को अपनाने से भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और आम लोगों की भागीदारी से देश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकता है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। जोहार, नमस्कार, बोलिए भारत माता की जय। तो आज हमन मोदी जी के बारे में, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जो बोले हुए शब्द ला आप मन के बीच में जतका मोर से बनी ततका मैं बतावत हूँ। और हमला ये बात ला बतात हूँ, जतका भी हमारे जनता जनार्दन मन सुनत हो, दाई दीदी भाई बहनी लेकर सियान संगी जौरिया सबो झन ला मैं निवेदन करत हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बहुत सुंदर ढंग के हमला बताई से चेताई से कि हमन ला खाना पीना ला भी हमन ला जो खाना पीना में हमला सब्जी के जो इस्तेमाल करथन, सब्जी बनाथन तेल डाल के, तो तेल ला हमला कम करना के हिसाबे और कम करे से फायदा हमला ये है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रही। काबर के वेला बहुत पहले हमारा डॉक्टर मन चेता डर रही से कि तुम तेल ज़्यादा खाता हो, मसाला ज़्यादा खाता हो, एक से दुनिया भर के तबीयत खराब हो जाते, बीमार पड़ जाते। तो हमला बीमार नहीं पड़ना है, हमला स्वस्थ रहना है। तो स्वस्थ रहे के हमारे कारण ये है कि हमला नमक मिर्ची तेल ला कम करना है और ज़्यादा करके हमला तेल खाए से ही ज़्यादा हमारा नुकसान मिलते, तो हमला तेल ला नहीं खाना है। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कहना है। तो हमन ला सब जन ला भी सतर्क होना है कि तेल से हमला बचत करके खाना है।
रही के सवाल हमारे गांव के किसान भाई मन ला भी चेतावत है कि जैसे हम जमीन में धान बोवत हन, गेहूं बोवत हन, चना बोवत हन, तो हमार तो सरसों भी बोवत हन, मतलब हर प्रकार के जो चीज़ है हमार किसान भाइयों से हमला उपजाए वाले ओरिजिनल सामान मिल जाते, वहाँ कोई डुप्लीकेट सामान नहीं रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमन जो हमारे किसानी से हम जो ज़मीन से पैदावार जो सामान करतन वो चीज़ ला हम खाबो तो ज़्यादा हमारे मन के शरीर में लाभदायक रही। अब रुक कर लेते अगली खबर की। बलौदा बाजार में सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत विकास खंड पलारी की ग्राम पंचायत वटगंज में आयोजित समाधान शिविर में जिले की प्रभारी और स्वास्थ्य मंत्री श्यामा बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम पंचायत में सीसी रोड निर्माण और कॉलेज में बाउंड्री वॉल निर्माण की स्वीकृति प्रदान की। साथ ही विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री और चेक का वितरण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री जायसवाल ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन प्रशासन को सीधे जनता तक पहुंचाकर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आवेदन गंभीरता से लेकर 15 दिन के भीतर निराकरण सुनिश्चित करें। इस अवसर पर उन्होंने जल संरक्षण के लिए मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत लोगों को शपथ भी दिलाई, जबकि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल और कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने भी कार्यक्रम के उद्देश्य और विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। अब रुक कर लेते अगली खबर की। बलौदा बाजार जिले के ग्राम पलारी स्थित प्राचीन सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में जिला प्रशासन की ओर से भव्य जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन 11 मई को सोमनाथ स्वामी स्वाभिमान पर्व के तहत किया गया था, जो सोमनाथ मंदिर पर प्रथम आक्रमण के 1000 वर्ष और मंदिर पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मनाया गया। कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चार ओंकार जाप के साथ पूजा अर्चना की गई, जिससे कलेक्टर कुलदीप शर्मा सहित जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व देश की गौरवशाली संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा, आक्रमणों के बावजूद आस्था और एकजुटता के बल पर यह धरोहर स्थापित हुई और ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है। वहीं पूर्व जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष योगेश चंद्राकार ने इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान पर्व बताते हुए बाल समुद्र जलाशय के सौंदर्यीकरण और उसे एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। अब रुक कर लेते अगली खबर की। सूरजपुर जिले के 9 पदस्थ कलेक्टर रेना जमील ने आज पदभार ग्रहण किया और सम्मा कच्छ के पत्रकारों से रूबरू होते हुए प्रेस वार्ता की। इस दौरान 2019 बैच की आईएएस अधिकारी रेना जमील ने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से आम जन की शिकायतों का समाधान करना उनकी प्राथमिकता है, ताकि लोगों की समस्याओं का समय पर निस्तारण हो सके। उन्होंने जनगणना कार्य की जानकारी देते हुए 1 से 30 मई तक मकानों की गणना की प्रक्रिया जारी है और इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जिले में आपको बता दें 1433 प्रकरण 269 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जिनमें से 246 जनगणना ब्लॉकों का कार्य पूर्ण हो चुका है। कलेक्टर ने कहा कि शेष ब्लॉकों में भी तय समय से पहले कार्य पूरा कर लिया जाएगा और जिला प्रशासन आम जन को सुविधाएं उपलब्ध कराने और सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से धरातल पर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। शासन की जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन अच्छे से सफल तरीके से जो है और जिस मंशा के साथ लाया गया है कि लोगों को जो है उसका लाभ मिले, हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो धरातल पे दिखे और लोगों के मन में अगर थोड़ा भी अविश्वास है शासन प्रशासन के प्रति तो वो विश्वास में तब्दील हो सके, वो आंखों में वो रोशनी दिखे उनको कि जनता जो है जो उनके लिए ही हम आते हैं, उनके लिए ही हम काम करते हैं और पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी सेंसिटिविटी के साथ हम उनके लिए हेल्थ है, एजुकेशन है या जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए जितना प्रयास हो सकेगा हमारी तरफ से। सूरजपुर जिले में जो है वो टोटल 26 जो है वो सुशासन तिहार के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। अलग अलग टाइम पे काफी शिविर तो हो भी चुके हैं, 5-6, 8 जून तक जो है ये शिविर जो है चलेंगे। हमारे जिले में सुशासन तिहार के थोड़े शुरू होने के थोड़े पहले से ही आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी थी।
अप्रैल से ही इन्होंने आवेदन लेना शुरू किया था और आज की डेट में हमारे पास लगभग 12,382 आवेदन हमें ऑलरेडी प्राप्त हो चुके हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अंबिकापुर बनारस स्टेट हाईवे के खड़गवा मार्ग की जर्जर हालत को लेकर आज सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। पूर्व में दिए गए ज्ञापन के बाद भी सड़क की मरम्मत नहीं होने से नाराज सामाजिक कार्यकर्ता जिशान अहमद खां अपने साथियों राकेश मित्तल, शंभू मरावाई और महबुल्ला के साथ सड़क पर उतर आए और गड्ढों को क्रैशर डस्ट से भरना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि गोहडग नाला से कीरता चौक तक सड़क SECL के भारी वाहनों के लगातार आवागमन से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मामले की जानकारी मिलते ही PWD विभाग के SDO मौके पर पहुंचे और जल्द ही सड़क मरम्मत कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बताया कि कई बार मांग करने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। इस मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढों के कारण लगातार दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैंने SDM महोदय को एक ज्ञापन दिया था कि गोहगढ़ नाला से लेके केरता चौक तक सड़क की स्थिति बहुत खराब है और इस सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि महिलाएं, बच्चे इस सड़क में आते रहते हैं और हमेशा घटनाएं होती हैं। धूल इतना ज़्यादा, आप अभी देख सकते हैं ना, अभी पीछे कैमरा घुमाइए, आप अभी घुमाइए, आप देखिए कितना धूल उड़ रहा है। ये ट्रकें, इतनी बड़ी बड़ी ट्रकें जा रही हैं, सारा धूल यहाँ पर उड़ रहा है। यहाँ के लोग केवल जहरीली हवा खाने के लिए, धूल खाने के लिए है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। दुर्ग में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस ने तड़के सुबह बड़ा अभियान चलाया। खुर्सीपार थाना क्षेत्र में करीब सुबह 4 बजे से 9 बजे तक सघन चेकिंग और कॉम्बिंग गश्त की गई, जिसमें 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल रहे। दुर्ग पुलिस ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर, शिवाजी नगर, देवार बस्ती, मछली मार्केट और ट्रांसपोर्ट नगर समेत कई इलाकों में कार्रवाई की। इस दौरान करीब 500 मकानों और 200 ट्रेलर ट्रकों की जांच की गई। पुलिस ने वाहनों की डिक्की चेक की, दस्तावेजों का सत्यापन किया और संदिग्ध लोगों की तलाशी ली। अभियान में 7 संदिग्ध मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं, जबकि 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कहा कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। दिखाओ आधार कार्ड, दिखाओ। उठा के बाहर निकालो, उसके बाद चेक करो पूरा। सुनो, चलिए आप लोग दिखाओ आधार कार्ड, दिखाओ। आधार कार्ड लेके आओ। आधार कार्ड कहाँ देना? क्या नाम है? अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सूरजपुर जिले के ग्राम चंद्रमेढ़ा में जमीन के हिस्से को लेकर हुए विवाद ने गंभीर घटना का रूप ले लिया। 17 अप्रैल 2026 को कलेश्वर टोप्पो ने चौकी चेंद्रा में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके बड़े पिता धर्मदेव टोप्पो को और उनकी पत्नी सुषमा ने महेंद्र टोप्पो पर ईंट से हमला किया था। घटना के बाद घायल महेंद्र टोप्पो का इलाज पहले CSC भैयाथान में, फिर जिला अस्पताल सूरजपुर और बाद में संकल्प हॉस्पिटल अंबिकापुर में किया गया, लेकिन उनके हालात में सुधार नहीं हुआ। इलाज के दौरान 8 मई को महेंद्र टोप्पो की मृत्यु हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया, जिससे डॉक्टरों ने मृत्यु को हत्यात्मक प्रकृति बताया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी धर्मदेव टोप्पो और उनकी पत्नी सुषमा स्वराज को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने घटना स्वीकार की, जिसके बाद पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल ईंट भी बरामद कर ली है। दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो सूरजपुर का ये पूरा मामला है, जहां ईंट से हमला कर युवक की मौत हो गई। आपको बता दें, जमीनी विवाद को लेकर यह हमला हुआ, जिसमें बड़े माता पिता ने जो है अब एक युवक पर जानलेवा हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। ईंट से हमला किया गया और युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो ये पूरा मामला सूरजपुर का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर यह हत्या हुई। जमीन विवाद जो है वो हत्या का कारण बना। ईंट से हमला कर युवक की मौत हो गई। आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई है। पुलिस आरोपियों को
इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जो है वो जुट गई है। तो सूरजपुर का ये पूरा मामला आपको बता दें, जहां जमीनी विवाद को लेकर यह हत्या हुई है। ईंट से हमला कर युवक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायपुर के रामकुंड इलाके में हुई चाकूबाजी की घटना में आजाद चौक थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 18 वर्षीय समीर निर्मलकर ने पुरानी रंजिश और प्रेम प्रसंग को लेकर ठाकुर पर बटनदार चाकू से जानलेवा हमला किया था। हमले में पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया था। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया और उसके पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। तो रायपुर का में परसों आजाद चौक थाना अंतर्गत आने वाले रामकुंड एरिया से ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि आदि ठाकुर नामक प्रार्थी से किसी ने चाकूबाजी की है और उनकी हत्या करने का प्रयास किया है। इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई और विद इन 24 आवर्स जो मुख्य आरोपी था, आरोपी समीर निर्मलकर को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें हत्या के प्रयास में प्रयुक्त चाकू जब्ती किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायपुर के कबीर नगर थाना पुलिस ने एक बड़े सट्टा सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है और पर्दाफाश करते हुए मास्टरमाइंड लोकेश अग्रवाल को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। ये कार्रवाई पहले पकड़े गए आरोपियों आकाश टांडी और मोहम्मद आरिफ से मिली जानकारी और मोबाइल फोरेंसिक जांच के आधार पर की गई। आपको बता दें, जांच में सामने आया कि आरोपी बड़े पैमाने पर ऑनलाइन सट्टा वेबसाइट का मास्टर पैनल चला रहा था। वो क्रिकेट सट्टा और सट्टा मटका दोनों का नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था, जिससे रोजाना लाखों रुपए का अवैध लेन देन होता था। कबीर नगर थाना पुलिस ने आरोपी के पास से 2 स्मार्टफोन जब्त किए। अब पुलिस उसके बैंक खातों और पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुट गई है। पूर्व में अपराध क्रमांक 83/26 थाना कबीर नगर में पंजीबद्ध किया गया था। उसमें जो आरोपी गिरफ्तार किए गए थे उनको पैनल सप्लाई करने वाला मुख्य आरोपी लोकेश अग्रवाल, जो कि ऑल पैनल 777.now के नाम से अपना पैनल चलाता था, उसे गिरफ्तार किया गया है। इससे पूछताछ पर यह भी पता चला है कि ये सट्टा मटका का भी ऑपरेशन करता था और इसमें आगे की जानकारी बैंक से ली जा रही है। प्राइमा फेसी इसमें लाखों के ट्रांजैक्शन होने का पता चला है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायपुर पुलिस ने अधिवक्ता रमीजुद्दीन पर जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, ये पूरी घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के राजा तालाब इलाके की है। जानकारी के मुताबिक अधिवक्ता ने आरोपियों को सड़क किनारे शराब पीने से मना किया था, जिससे गुस्साए बदमाशों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीसीयू और सिविल लाइन पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और फरार चल रहे आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिए और सभी 4 आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सूरजपुर जिले के रामानुज नगर थाना क्षेत्र के छिंदिया गांव में चोरी के आरोप में 2 युवकों के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। आपको बता दें, ग्रामीणों ने दोनों युवकों पर समरसिबल पंप चोरी का आरोप लगाते हुए उसे जूते चप्पलों की माला पहनवाकर गांव में घुमाया। बताया जा रहा है कि नोहर साय के खेत से पंप चोरी करते हुए ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ा था, जिसके बाद ये घटना हुई। इससे पहले भी चोरी के शक में एक युवक के साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया था। मामला थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने दोनों युवकों को मेडिकल परीक्षण कराया और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि यदि मारपीट की पुष्टि होती है तो कार्रवाई की जाएगी, साथ ही ग्रामीणों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। मामला रामानुज नगर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पे छिंदिया गांव के ही 2 युवक छिंदिया गांव के नौहर साय के खेत के
सबमर्सिबल पंप को चोरी कर रहे थे, जिसके बाद गांव वालों ने देखा और पकड़कर दोनों युवकों को चप्पल का माला पहनाया और सबमर्सिबल पंप को कंधे में रख के गाँव में घुमाया, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। और मामला थाना रामानुज नगर पहुंचा है, जहां पे दोनों जो चोरी करने वाले युवक थे उनका मुलायजा कराने के लिए भेजा गया। उनके साथ कहीं मारपीट तो नहीं हुई है और इस पे आगे विधिवत कार्रवाई की जाएगी। कानून को हाथ में लेना ये अपराध है और ग्रामीणों के द्वारा जो है अगर इनके साथ मारपीट की गई है तो उनके खिलाफ भी आगे मारपीट की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी और जो व्यक्ति के साथ में जो दुराचार किया गया है उसके खिलाफ। हम रुक कर लेते हैं अगली खबर की। धमतरी के कुरूद ब्लॉक के गुदगुदा गांव में तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पिछले 2 दिनों से गांव के आसपास तेंदुए की लगातार मूवमेंट देखी जा रही है, जिसके बाद लोग डरे सहमे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग ने इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग की ओर से मुनादी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है। वन विभाग की टीम रात में गश्त कर रही है और ग्रामीणों को अकेले बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। छोटे बच्चों पर विशेष नजर रखने की भी अपील की गई है। तेंदुए की आमद के बाद गांव में भय और सतर्कता दोनों का माहौल बना हुआ है। कुरुद क्षेत्र के गुदगुदा ग्राम में तेंदुआ का कुछ सूचना मिला था, ग्रामीणों से भी मिला था, कुछ स्टाफ को भी कॉल्स आए थे और कुछ फोटोज भी सामने आए हैं जो रात को तेंदुआ वहां पे विचरण करता दिखा गया है। टीम हमारी पिछले 2 दिनों से वहां पे रात्रि मॉनिटरिंग कर रही है, वहां पे गांव में रुक रही है और पेट्रोलिंग कर रही है। जहां कहीं पे भी अगर तेंदुआ की सूचना, ग्रामीणों को भी बताया गया है कहीं पे अगर तेंदुआ दिखता है तो वन विभाग को सूचित करने के लिए आह्वान किया गया है। और वहां पे हम जन जागरूकता भी कर रहे हैं, तेंदुआ क्षेत्र में है तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में 2 मुख्य चीजों पे हम फोकस कर रहे हैं। एक तो हमने देखा है कि तेंदुआ छोटे बच्चों पे अटैक करते हैं जनरली, बड़े लोगों पे जनरली अटैक नहीं करते हैं। तो छोटे बच्चों को बाहर बाड़ी में कोई शाम के समय या अर्ली मॉर्निंग सुबह जो है अनअटेंडेड मतलब अकेले ना छोड़े। और दूसरा जो है बाड़ी में कोई सोए ना, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि सोए हुए लोगों पे भी कहीं कहीं पे अटैक करने की घटनाएं होती है। तो बाहर शौच के लिए ना जाए अर्ली मॉर्निंग, और जो है खुले में जो है आंगन में बाड़ी में ना सोए ताकि वो अटैक करने का कोई घटना नहीं हो। देखिए क्या होता है, वन्य प्राणियों का गर्मियों के दिनों में उनका मूवमेंट थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि वन क्षेत्र में जो छोटे छोटे पानी के स्रोत रहते हैं वो सूखने लगते हैं। तो जो बड़े बड़े पानी के स्रोत रहते हैं उसी की तरफ पानी पीने के लिए वो आने की संभावनाएं रहती है। कभी कभार वो वन क्षेत्र से भी रास्ता भी भटकते हैं क्योंकि रात के अंधेरे में उनको चलते चलते भटकने का भी संभावना रहता है। तो उसी का मामला होने की संभावना है। तो इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।